हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के इस रिवीजन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट राइटर, जॉन मिल्टन एंड जॉन टन। दोनों ही सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं एंड इनकी बायोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा उनकी पोइट्री के फीचर्स, मेजर जो उनके वर्क्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जॉन मिल्टन का वर्क ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है कई जगह के सिलेबस में। अगर हम बात करें तो एलटी के सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है, उसके अलावा यूपीएससी में भी ये प्रेस्क्राइब्ड है। ओके, तो इसका हम टाइटल देखते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके अलावा इसका टाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये भी इसका एक टाइटल है। लाइट मतलब उनकी जो आई साइट है, आई साइट कैसे उनकी चली गई। ठीक है, तो ये आपको टाइटल याद रखना है। इसके अलावा इसको सोनेट 19 भी कंसीडर करते हैं। इसका अनदर टाइटल है सोनेट 19। ओके, इसका पब्लिकेशन और कलेक्शन की हम बात करें तो इसको लिखा गया है 1652 में, लेकिन इसको पॉस्टमसली पब्लिश किया जाता है। 1673 का एडिशन आता है पोएम्स का, उसमें ये पोएम पब्लिश होती है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पोएम में हमें मिल्टन का पर्सनल एक्सपीरियंस दिखता है अबाउट हिज टोटल ब्लाइंडनेस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड कब हुए थे। तो 1652 में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। ओके, पोइटिक फॉर्म एंड राइम स्कीम। तो ये पोएम पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। पेट्रार्कन जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। 14 लाइन्स की पोएम है सोनेट, और इसकी राइम स्कीम है ABBA CDE CDE। पेट्रार्कन सोनेट में आपको CDC भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट में वोल्टा आता है। वोल्टा कब आता है? व्हेन देयर इज अ सडन शिफ्ट। तो शुरुआत के जो दो स्टैंजा होते हैं 8 लाइन्स में, प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं, और बाद का जो सेस्टेट पार्ट होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट दो पार्ट में पेट्रार्कन सोनेट को डिवाइड किया जाता है। ऑक्टेव में प्रॉब्लम बताई जाती है और सेस्टेट में सोल्यूशन बताया जाता है। तो प्रॉब्लम बताने के बाद जो टर्न आता है उसे हम बोलते हैं वोल्टा। 9th लाइन में आता है ट्रेडिशनल इटालियन सोनेट टर्न, इसे हम वोल्टा बोलते हैं। ओके, थीम्स देखते हैं। तो थीम्स क्या है? मेजर थीम्स। तो पहली जो थीम है वो है फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि वो बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं कि उनका जो भी टैलेंट है वो वेस्ट चला जा रहा है, वो गॉड की सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। फेथ एंड डिवाइन जस्टिस भी इसमें मेजर थीम है। वो ये बताते हैं कि हमें गॉड की सर्विस करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके, और हमें कभी भी एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए। उनका कहना है कि गॉड कभी आपसे वर्क की उम्मीद नहीं करते हैं, और हमें पेशेंस के साथ गॉड की सर्विस करनी चाहिए। सबमिशन टू गॉड्स विल, ये भी आपको याद रखनी है। सबमिशन टू गॉड्स विल, पैसिव ओबीडियंस। ओके, पैसिव ओबीडियंस भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे मेजर जो लाइंस आती हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे एक लाइन आएगी कि दोज हु वेट एंड सर्व, दोज ऑल्सो सर्व हु वेट एंड, कुछ ऐसी एक लाइन है, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मेजर वर्ड्स हैं, जैसे बियर्ड हिज माइल्ड योक। ये आपको ध्यान रखना है। बियर्ड हिज माइल्ड योक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट गॉड्स कमांड विथ ह्यूमिलिटी। ओके, एक रेटोरिकल क्वेश्चन इसमें आता है इस पोएम में, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक फ्रेज आता है माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट। ठीक है, तो माई ट्रू अकाउंट ये बिब्लिकल एल्यूजन भी है। अगर हम बात करें इसमें मेजर थीम की, तो इसमें एक मेजर थीम और है, वो है रिलीजन एंड ओबीडियंस। जैसे मैंने आपको बताया पैसिव ओबीडियंस की बात होती है। ओके, तो इसकी जो लास्ट लाइन है वो आपको बहुत ध्यान रखनी है, और इसकी फर्स्ट लाइन भी याद रखनी है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं। तो मिल्टन इसमें फेयर करते हैं कि ब्लाइंडनेस ने उनको प्रिवेंट कर दिया है फ्रॉम सर्विंग गॉड प्रॉपरली। ओके, अब जब ये सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम सोच ही रहे होते हैं, तो अचानक से पेशेंस की आवाज़ आती है। पेशेंस मर्मरिंग मर्मरिंग, धीमे धीमे उनका पेशेंस जो है वो बोलता है। क्या बोलता है?
God does not need human labor. Patience, acceptance of his will is also service. तो जो मैं लाइन आपको बता रही थी कि those who stand and wait they also serve God, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. टाइटल की सिग्निफिकेंस आपको देखनी है. टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हाईलाइट करती है पोएट की पर्सनल क्राइसिस को. पर्सनल उनकी आई साइट चली गई प्रॉब्लम है, उनकी विजुअल इनेबिलिटी को उसको दिखाता है. और फिजिकल ब्लाइंडनेस को स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग के साथ लिंक किया गया है. और यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस किया गया है. ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस किया गया है, जैसे ऑन हिज यहाँ पे टाइटल है. ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. इसके अलावा आपको इस पोएम में पेशेंस का बहुत ज़्यादा अहम रोल दिखा, वो भी आपको याद रखनी है. यहाँ पे लाइन आती है कि गॉड डज नॉट नीड योर एफर्ट्स. तो मतलब कि मैन के गिफ्ट्स की या एफर्ट्स की, वर्क की ज़रूरत नहीं है. हमें जो भी गॉड ने हमारे लिए जो लाइफ क्रिएट की है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, विल ऑफ गॉड को मानना है. ओके, और इसमें शुरुआत में हमें डाउट दिखता है. शुरुआत की जो लाइन्स हैं वो डाउट दिखता है मिल्टन का. लेटर ऑन हमें फेथ दिखता है. तो फेथ वर्सेस डाउट भी इसकी एक मेजर थीम है. एंड द पोएट टॉक्स अबाउट द साइलेंट सबमिशन टू गॉड्स विल. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फोकस करना है. चलिए देखते हैं कुछ PYQs, जैसे जो कोटेड लाइन्स हैं जो पूछी गई हैं. तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये काफ़ी पूछा गया है. God does not need either man's work or his own gifts. Okay. They also serve who only stand and wait. तो ये लाइन मैं आपको बता रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूछी गई एग्जाम में. फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं. तो फिगर ऑफ स्पीच पहला जो है वो मेटाफर है. तो लाइट किसको दिखा रहा है? लाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई साइट को, डिवाइन ग्रेस. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन में पेशेंस स्पीक्स. पेशेंस मर्मरिंग आती है लाइन. तो मर्मर जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है और पेशेंस के लिए बोला गया है. तो यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन है. पेशेंस कंसोल कर रहा है पोएट को, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है. एल्यूजन हमें देखने को मिलेगा. तो बिब्लिकल एल्यूजन्स यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, बिब्लिकल आइडिया ऑफ स्टीवर्डशिप. तो पैराबल ऑफ टैलेंट्स, ये आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा. तो टैलेंट से मैथ्यू का पार्ट है. ठीक है, बाइबल में मैथ्यू का पार्ट है ये. ओके, तो ये आपको याद रखना है, द टैलेंट्स करके है. ओके, अदर एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें तो इस पोएम में आपको प्योरिटन थियोलॉजी देखने को मिलेगी. प्योरिटन थियोलॉजी. ठीक है, तो मिल्टन प्योरिटन थे और उनकी आइडियोलॉजी भी प्योरिटन थी. तो मैं उनके बाकी वर्क्स में भी वो देखने को मिलता है. एक्सेप्टेंस ओवर रिबेलियन. ठीक है, यहाँ पे कोई रिबेल नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं. जो भी उनकी पेट है, जो भी उनकी किस्मत है, उसे वो एक्सेप्ट करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर लाइन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. ठीक है, लाइन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम इस पोएम में देखते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जो कि धीरे धीरे फेथ के माध्यम से रिजॉल्व होता है. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको याद रखनी है. अब हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की. पैराडाइज लॉस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस पोएम में जितनी भी लाइंस हैं 1 to 26 जो भी लाइंस हैं, वो आप सभी पूरी लाइन को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. ओके, पब्लिकेशन हम देखते हैं तो 1667 में ये पब्लिश होता है. पहली बार, 2 बार पब्लिश होता है, 1667 में और दूसरी बार होता है 1674 में. ओके, एपिक पोएम है, 12 बुक्स में आती है. शुरुआत में 1667 में 12 बुक्स में आएगी, बट लेटर ऑन जो पब्लिकेशन होता है उसमें 10 बुक्स में आएगी. तो वर्जिल की एनीट का जो पैटर्न है इसको फॉलो किया है इन्होंने. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. दिस वर्क इज मैग्नम ओपस ऑफ मिल्टन. पोएटिक फॉर्म अगर हम देखें तो ये एपिक पोएम है. एपिक के फीचर्स क्या हैं? एक मेजर हीरो जो है, जो कैरेक्टर है वो हीरोइक होता है, और हमें एपिक कन्वेंशन जो देखने को मिलेगी, जैसे जो इमेजरी है, सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज़ होता है. ठीक है, तो गॉड्स,
इनका इंटरवेंशन होगा, इन्वोकेशन होगा और होमरिक सिमिली का यूज होगा। ये कुछ मेजर फीचर्स थे। ओके, और मॉक एपिक में जस्ट इसका उल्टा होगा। मॉक एपिक कन्वेंशन को फॉलो तो करता है, बट उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ट्रिवियल होता है। एपिक का जो भी सब्जेक्ट होता है वो हाई इंपॉर्टेंस का होता है। ओके, इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। थीम हम देखते हैं, तो थीम क्या है? पहली थीम है फॉल ऑफ मैन। ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? डिसओबीडियंस एंड फ्री विल, ये भी इसकी थीम है। डिवाइन जस्टिस, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन करते हैं, एडम रिडेम्पशन करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है। और शुरुआत की जो 1 to 26 लाइन्स हैं उसमें इन्होंने अपना मोटो बताया है कि इस एपिक पोएम को लिखने का उनका मोटो क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका मेजर कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे वो क्या है, तो इसमें मिल्टन इन्वोकेशन कर रहे हैं। शुरुआत की जो 1 to 26 लाइन है उसमें इन्वोकेशन ही है, ये इन्वोकेशन पार्ट है। हेवनली म्यूज को इन्वोक कर रहे हैं टू असिस्ट हिम इन नैरेटिंग द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 to 26 का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये इन्वोकेशन है, ये आपको याद रखना है। और इसमें मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस बताया गया है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, ये लाइन स्टार्टिंग में आएगी, तो ये आपको याद रखनी है। एक बार आप बिगनिंग की लाइन, लास्ट की लाइन पोएम में ज़रूर देखेंगे। लॉस ऑफ ईडन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फॉरबिडन फ्रूट खाया जाता है तो उसके कारण ईडन जो पैराडाइज है वो लॉस हो जाता है एज अ पनिशमेंट। प्रॉमिस ऑफ सॉल्यूशन थ्रू क्राइस्ट। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगी। पोएट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इस एपिक की एम। तो एपिक का क्या एम है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें इन्वोकेशन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिल्टन हॉली स्पिरिट को इन्वोक करते हैं, यूरेनिया को भी इन्वोक करते हैं। इस पूरे एपिक में 3 बार इन्वोकेशन होता है। तो जब पैराडाइज लॉस्ट किसी भी एग्जाम में अगर फुल प्रेस्क्राइब्ड है लाइक बुक 1 या बुक 2, तब आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ओके, टाइटल की सिग्निफिकेंस देखते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट मतलब लॉस ऑफ ईडन, और ये इंडिकेट करता है लॉस ड्यू टू ह्यूमन डिसोबीडियंस ऑफ मैंस डिसोबीडियंस ऑफ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, ये जो लाइंस हैं। ओके, सेंट्रल मॉरल एंड थियोलॉजिकल कंसर्न, तो ये भी इसका मेजर पॉइंट है। मेजर फ्रीक्वेंटली कोटेड लाइंस जो एग्जाम में पूछी गई हैं, डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई हैं, वो हम देखते हैं। तो ये पहली लाइन से जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑफ मैंस फर्स्ट disobedience and the fruit of that forbidden tree. Sign heavenly muse to justify the ways of God to men. Okay? इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो एपिक इन्वोकेशन आपको देखने को मिलेगा जब वो म्यूज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एल्यूजन्स आपको मिलेगा। एल्यूजन जब बिब्लिकल रेफरेंस है तो यहाँ पे माउंट का भी रेफरेंस है, वहां पे भी आपको थोड़ा एल्यूजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिब्लिकल माउंटेन कौन सा मेंशन किया गया है, तो माउंट सिनाई मेंशन किया गया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंट सिनाई। ओके, इसका रेफरेंस आपको इन्वोकेशन में मिलेगा, और भी रेफरेंस है वो आप एक बार जरूर नोट अपने बना लेंगे। बिब्लिकल फॉल है एडम एंड ईव का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एलिट्रेशन तो एलिट्रेशन है, तो अभी ये मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस में तो खैर नहीं है। ठीक है, मेटाफर देखते हैं, ये शायद आई थिंक मुझसे गलती हो गई है, इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर में देखते हैं। मेटाफर क्या है? फ्रूट। फ्रूट ये मेटाफर है फॉरबिडन नॉलेज का। ठीक है, तो मेटाफर क्या होता है? इम्प्लाइड सिमिली जब कंपेयर होता है बट एज यू लाइक का यूज नहीं होगा। ओके, तो फ्रूट इज सिग्निफाइंग फॉरबिडन नॉलेज। ओके, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ कंबाइन किया गया है, पहला पॉइंट है। दूसरा, मिल्टन का जो एपिक का एम है वो मॉरल है एंड डायरेक्टिक है। यहाँ पे हम इस पोएम में देखते हैं, इस एपिक पोएम में कि सैटर्न का रोल काफ़ी डोमिनेंट रहता है।
हालांकि शुरुआत में नहीं रहता है, बट कुछ पार्ट में आप सैटर्न का इतना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द हीरो ऑफ दिस एपिक, सैटर्न है या एडम है। जैसे उनके बहुत सारे स्पीच है, व्हाट दो द फील्ड इज लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ओके, इट इज़ बेटर टू रेन इन हेवन, इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल दैट टू सर्व इन हेवन। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ओके, कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एपिक कन्वेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे, उसी में आप ऐड ऑन करके कुछ और नोट करेंगे कि एपिक के क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये किस टाइप ऑफ किस तरह का एपिक है। तो लिटरेरी एपिक है या ट्रेडिशनल एपिक है। तो ट्रेडिशनल एपिक वो होते हैं जो आपके कह सकते हैं रिटन फॉर्म में नहीं होते, ओरल फॉर्म में होते हैं, लिखे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले के जो भी हैं एपिक, महाभारत, रामायण, ये सब जो भी हैं, शुरुआत में ये लिखे नहीं गए थे और ये प्राइमरी एपिक होते हैं, ठीक है। मतलब इसके पहले आपको कहीं भी इनका रेफरेंस नहीं मिला है। लेकिन लिटरेरी एपिक वो एपिक होते हैं जो प्राइमरी एपिक की ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। मतलब जो उनका पैटर्न होता है वो प्राइमरी एपिक के पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये आपको थोड़ा सा मेजर डिफरेंस देखना है एपिक में कि लिटरेरी एपिक क्या होते हैं और ट्रेडिशनल एपिक क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे बैलेट में आपने देखा है ट्रेडिशनल बैलेट और लिटरेरी बैलेट। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करने हैं, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और इसके अलावा लाइंस से आपको क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि यहाँ से लाइन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। और प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करें इस पोएम में तो क्रिश्चियन थियोलॉजी को इन्होंने मेजर सोर्स बनाया है। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी जैसे फॉल ऑफ मैन वो इसका मेजर सोर्स है, ओके। एपिक कन्वेंशन से रिलेटेड आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपको फोकस करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जॉन डन का कैनोनाइजेशन, ठीक है। तो कैनोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। पब्लिकेशन आपको ध्यान रखना है। तो ये रिटन डेट है इसकी है 1595, लेकिन पब्लिश हुई है 1633 में, ठीक है। पॉस्टमसली पब्लिश होती है सॉन्ग एंड सोनेट्स कलेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी ज़्यादातर पोएम्स इसी कलेक्शन में आती पॉस्टमसली। और पोएटिक फॉर्म हम देखते हैं तो ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम के आपको फीचर्स याद रखने हैं। विट होता है, पैराडॉक्स, विट एंड पैराडॉक्स का यूज़ होगा, इंटेलेक्ट दिखाई देगी, साइंटिफिक इमेजरी को भी इस पोएम में दिखाया गया है। लाइक जो भी मेटाफिजिकल पोएम्स हैं, प्लेटोनिक लव की बात करते हैं, रिलीजियस होगी, डिवोशनल होगी। इसके अलावा आपको मेटाफिजिकल कंसीट देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन जो हुआ है डिफरेंट जो इन्वेंशन नहीं, एक्सप्लोरेशन जो हुआ है, लाइक वर्ड की बात करेंगे, मैप की बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब की का अब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस पोएम में, ठीक है। एंड कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइक आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोएम है, 5 स्टैंजाज हैं, 9 लाइन्स ईच, ये आपको ध्यान रखनी है। और इर्रेगुलर राइम स्कीम है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपको आयम्बिक टेट्रामीटर एंड पेंट्रामीटर का मिक्स फॉर्मेट देखने को मिलेगा, मतलब रेगुलर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ये पोएम कन्वर्सेशनल है लेकिन आर्गुमेंटेटिव टोन में है, तो ये भी एक फीचर है मेटाफिजिकल पोएट्री का। एब्रप्ट ओपनिंग भी एक फीचर होती है मेटाफिजिकल पोएट्री का। थीम हम देखते हैं, थीम क्या क्या है। तो सैक्रेड नेचर ऑफ सेकुलर लव दिखाया गया है, मतलब जो सेकुलर लव है उसका क्या सैक्रेड नेचर है ये बताया गया है कि लव कोई लाइक फिजिकल लव ही नहीं है, इसमें बात की गई है कि इट इज़ रिलेटेड टू सेंटहुड, ओके। द प्लेटोनिक लव इज अ काइंड ऑफ लव दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू सेंटहुड। डिफायंस ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, तो शुरुआत में ही ये क्रिटिक्स को एड्रेस करते हैं, तो इन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म को डिफाई किया है। लव एज अ सोर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस वर्सेस सोशल नॉर्म्स, ये भी इसके मेजर थीम है कि क्या लवर्स का क्या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और सोशल नॉर्म्स क्या है, ओके। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे शुरुआत में ही डन सोसाइटी से कहते हैं टू लीव द लवर्स अलोन, ठीक है। और उनका कहना है कि देयर लव हार्म्स नो वन एंड द लव इज सेल्फ सफिशिएंट, देयर इंटेंस लव मेक देम सेंट्स वर्दी ऑफ कैनोनाइजेशन। तो ये इसके मेजर फीचर्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं। एंड लव बिकम्स अ रिलीजन इट इटसेल्फ,
तो ये जो इमेजरी है लाइक लव इज इक्वलेंट टू रिलीजन या सेंटहुड, कैनोनाइजेशन, ये काफ़ी डिफरेंट एंड स्ट्राइकिंग इमेजरी दिखी। टाइटल की सिग्निफिकेंस देखते हैं। कैनोनाइजेशन, इसका मतलब होता है डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट, ओके, एंड the poem elevates human love to divine status, okay। सेंट्रल आयरनी क्या है कि सेकुलर लवर्स जो है वो सेंट बन जा रहे हैं, ये सेंट्रल आयरनी हमें देखने को मिलेगी, ओके। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन बनता है अक्सर जॉन डन से रिलेटेड क्रिटिसिज्म से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि इनको किस 17th सेंचुरी की क्रिटिक ने क्रिटिसाइज किया है इनके हार्शनेस ऑफ वर्सिफिकेशन के लिए। तो ड्राइडन ने इनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। इसमें एक लाइन आती है, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 18th सेंचुरी के एक क्रिटिक हैं जिन्होंने डन को डिसमिस किया है या उनको क्रिटिसाइज किया है फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस। तो सैमुअल जॉनसन ने इनको क्रिटिसाइज किया है, जो इन्होंने हेट्रोजोनियस आइडियाज यॉक्ड टुगेदर, ये लाइन बोली है सैमुअल जॉनसन ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई इन्होंने तारीफ नहीं करी है बल्कि इन्हें क्रिटिसाइज किया है लाइफ ऑफ काउलिच चैप्टर में, ठीक है। और इसके बाद जब 20th सेंचुरी में हम आते हैं तो टी.एस. एलियट ने इनको एक रिकॉग्निशन दी है अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स में, और उन्होंने इनके यूनिफाइड सेंसिबिलिटी के यूज़ के लिए, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के यूज़ के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है जब भी आप जॉन डन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे। इसके अलावा इस पोएम में जॉन डन ने फेनिक्स की इमेजरी दी है, ठीक है। तो फेनिक्स, ये बर्ड ऐसा माना जाता है कि ये बर्ड की जब डेथ होती है तो इसकी एशेस से इसका रीबर्थ होता है। तो ये एक स्ट्राइकिंग इमेजरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें लाइन है, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें एक और इमेजरी दिखेगी आपको, वो है टैपर्स की। टैपर्स की ये आपको याद रखनी है। टैपर्स मतलब कैंडल्स होती हैं। तो यहाँ पे टैपर्स का क्या नेचर होता है, ये बर्न होती है, ठीक है। तो कई बार लवर्स को कंपेयर किया जाता है कैंडल्स से, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। एक और लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत की जो लाइन है, कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बैक फ्रॉम अबव, ये लाइन भी पूछी जाती है, ठीक है। कॉल अस वॉट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस पोएम में, तो इसमें एक लाइन और आती है कि लवर्स की जो टूम्स हैं, जो उनकी पोएम्स हैं, उन्हें कंपेयर किया जाता है सोनेट्स एंड हेम्स से। तो जब आप पोएम की लाइन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। इनकी पोएम्स में आपको पैराडॉक्स एंड विट का भी यूज़ देखने को मिलेगा। तो एक मेजर फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री का, वो है यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है। और एक और पॉइंट है, वो ये है कि क्लिंथ ब्रुक्स ने इस पोएम को एज एन एग्जाम्पल दिया है पैराडॉक्स के एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो क्लिंथ ब्रुक्स, आपने क्रिटिक का नाम सुना होगा। तो पैराडॉक्स के एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जॉन डन की कैनोनाइजेशन को अपने जो उनका क्रिटिकल जो वर्क है उसमें एज एन एग्जाम्पल लिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। कॉल अस वॉट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, वी डाई एंड राइज द सेम, ओके। यू whom reverend love made one another's hermitage, तो ये भी लाइन है। फिगर ऑफ स्पीच, कुछ फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने हैं। पहला तो अगर आप देखें तो पैराडॉक्स है, वी डाई एंड राइज द सेम, ये इसमें मेटाफिजिकल कंसीट का यूज हुआ इस पोएम में। तो लव को रिलीजन सेंटहुड से इक्विवेलेंट किया गया है। हाइपरबोली का यूज हुआ है, तो लव को मिरेकल से कंपेयर किया गया है। सिंबलिज्म, तो फेनिक्स जो है वो एक सिंबलिज्म है कि लवर्स जो है वो रीबॉर्न होते हैं लव के थ्रू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इसमें पेट्रार्कन कन्वेंशन को डिफाई किया है। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस पोएम में। मतलब जो स्टैंजा का जो पैटर्न है वो अलग है। इंटेलेक्चुअल विट एंड आर्ग्यूमेंट इस पोएम में दिखेगा।
दिस पोएम इज हाईली सिंबॉलिक। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो शुरू के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दी कि जहाँ जहाँ से लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेटाफिजिकल कंसीट आपको देखनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स देखने हैं। और जॉन डन में अक्सर लाइंस पूछी जाती है मैच मेकिंग के लिए। PYQs देखते हैं कुछ, जो भी आज दोनों पोएट हमने देखे हैं उनके बेसिस पे। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम कैसी पोएम है, इसका फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है, ये कई बार क्वेश्चन बना है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है पैसिव ओबीडियंस को, मतलब हमें रिबेल नहीं करना है, हमें ओबीडियंट रहना है गॉड की विल के आगे। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, किस फॉर्म में लिखी गई है, तो ब्लैंक वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार ये क्वेश्चन बना है। ओपनिंग लाइंस क्या हैं, ओपनिंग जो लाइंस हैं पैराडाइज लॉस्ट की, वो एपिक की किस कन्वेंशन को सजेस्ट करती हैं, फॉलो करती हैं, तो इनवोकेशन ऑफ द म्यूज। ठीक है, मीडियाज रिस, एपिक सिमली, ये सब भी एपिक के फीचर्स हैं। जो जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो मिल्टन का एपिक का एम, राइटिंग एम क्या है एपिक लिखने का, तो ये भी क्वेश्चन बना है। द कैनोनाइजेशन, ये किस पोइट्री के ग्रुप से बिलोंग करती है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री। ओके, इन द कैनोनाइजेशन लव इज कंपेयर, तो लव को किससे कंपेयर किया गया है, रिलीजन से, तो ये एक कंसीट है। वी डाई एंड राइज द सेम, ये लाइन किसका एग्जाम्पल है, तो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको डाई भी दिख रहा है एंड राइज भी दिख रहा है, तो ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, मिल्टन का रिलीजियस फेथ जो रिफ्लेक्ट होता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, तो क्या रिलीजियस फेथ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ही वॉज अ प्योरिटन। ठीक है, प्योरिटनिज्म आपको देखने को मिलेगा। द कैनोनाइजेशन डिफेंड्स लव, द कैनोनाइजेशन डिफेंड्स लव, ये किसके अगेंस्ट लव को डिफेंड करता है ये पोयम, तो सोसाइटी के अगेंस्ट, तो सोसाइटी को ये क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि हमारे लव से जो भी वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, फाइनल एग्जाम टिप आप देखते हैं, देखिए। तो आप अगर इन पोएम्स को फोकस करें तो यहाँ पे आपके पोइट्री से, लाइक इन्हीं दो पोएम्स की बात नहीं, बाकी भी पोएम्स में फॉर्म से क्वेश्चन बनेगा, किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को पूछा जाता है, थीम पूछी जाती है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, और जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो भी फोकस किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थोड़ी सी लेंदी हो गई, बट दोनों ही पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो, इसलिए मैंने सारी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।